In this video, we are going to study second properties of light refraction. Refraction means bending. When light travels from one medium to another medium, it bends in second medium. यानी लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है तो वो सेकंड मीडियम में बेंड होता है. दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन. Here we consider two medium. First is air medium and other is glass medium. This air is called as rarer medium and glass is called as denser medium. और here we consider this light ray travel from air to glass. जो light ray travel होने वाला है वो कहाँ से travel होने वाला है? air to glass. This one is incident ray. ये जो मैं लिखा रहा हूँ यहाँ पे ये आपका इंसिडेंट रे. दैट मीन्स ए बी इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे एंड दिस एन एम इज कॉल्ड एज नॉर्मल. ये जो एन एम है ये नॉर्मल है एंड ए बी इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे. द एंगल मेड बाय incident ray and normal is called as angle of incidence. This I is called as angle of incidence. That means light travel from air medium to glass. It does not travel its around original path. ये जो लाइट रे है ये ओरिजिनल पाथ में से ट्रेवल होने वाला नहीं है. जो सेकंड मीडियम है वहाँ पे ये लाइट रे बेंड होने वाला है. यानी सेकंड मीडियम में लाइट रे बेंड होता है यहाँ पे. दिस बेंडिंग ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन. बेंडिंग को क्या कहने वाले हैं हम? रिफ्रैक्शन कहने वाले. और लाइट रे कब बेंड होता है? व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. अभी यहाँ पे जो लाइट रे बेंड होने वाला है वो कहाँ पे बेंड होने वाला है? टुवर्ड्स नॉर्मल. नॉर्मल की तरफ बेंड हो रहा है. दिस आर इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. बी सी इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टेड रे. ये जो बी सी है ये रिफ्रैक्टेड रे. रिफ्रैक्टेड रे. एंड दिस आर इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. आर का मतलब है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. और आई का मतलब बताया था मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करनी. रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग. द लाइट रे बेंड व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. ऐसे भी कह सकते हो आप द बेंडिंग ऑफ लाइट रे when it travel from one medium to another medium. This phenomena is called as refraction. What are the physical significance of this refraction? अभी इसके physical significance हमें सीखनी. अभी जो मैं लाइट ट्रेवल करने वाला था वो कहाँ से ट्रेवल करने वाला हूँ? फ्रॉम एयर टू ग्लास. when light ray travel from air to glass it bends towards normal. वो कहाँ पे बेंड हो रहा है? towards normal. in this case this एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. इस केस में आई की वैल्यू आर की वैल्यू से क्या होती है? यहाँ पे ज़्यादा होती है. यहाँ पे अभी हम लाइट रे ट्रेवल करने वाले फ्रॉम ग्लास टू एयर. यानी यहाँ पे फर्स्ट मीडियम जो होगा वो होगा ग्लास और सेकंड मीडियम जो होगा वो होगा एयर. यहाँ पे हम नॉर्मल निकालने वाले. अभी हमारा फर्स्ट मीडियम कौन सा है? यहाँ पे ग्लास है. दैट मीन्स डेंसर मीडियम. और सेकंड मीडियम कौन सा है? यहाँ पे एयर. ग्लास इज अ फर्स्ट मीडियम एंड एयर जो है कौन सा मीडियम है? सेकंड. यहाँ पे भी एयर जो था वो फर्स्ट मीडियम था और यहाँ पे ग्लास है कौन सा मीडियम है? सेकंड. इन दिस डायग्राम एयर इज अ फर्स्ट मीडियम और इन दिस डायग्राम दिस ग्लास इज फर्स्ट मीडियम. That means light ray travel from glass to air. It does not travel along its original path. जो लाइट रे ट्रेवल होता है वो ओरिजिनल डायरेक्शन में ट्रेवल होने वाला नहीं है यहाँ पे. दिस वन इज इंसिडेंट रे और डॉटेड लाइन इंडिकेट ओरिजिनल पाथ. डॉटेड लाइन का मतलब क्या होता है यहाँ पे? ओरिजिनल पाथ. बट दिस लाइट रे डज नॉट ट्रेवल इट्स अलॉन्ग इट्स ओरिजिनल पाथ. इट बेंड इन सेकंड मीडियम. सेकंड मीडियम में वो लाइट रे क्या होने वाला है? बेंड. अब ये लाइट रे कहाँ पे बेंड होता है हम देखते हैं. यहाँ पे देख लेने. यहाँ पे अवे बेंड होने वाला है यानी आर. ये आर एंगल. दैट मीन्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस. दिस रे ए बी इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे और बी सी
इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे. In this case, angle of refraction is more than angle of incidence. These are the physical significance of refraction. यानी लाइट कहाँ से ट्रेवल होने, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम एयर टू ग्लास इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल. यहाँ पे कहाँ पे बेंड हो रहा है, टूवर्ड्स नॉर्मल. वाई लाइट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, बिकॉज वेलोसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस. यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होती है, डिक्रीज होती है. सॉरी मैंने इंक्रीज बोला, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है लाइट की, डिक्रीज होती है. इसलिए लाइट कहाँ पे बेंड होने वाला है, टूवर्ड्स नॉर्मल. जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी तब लाइट रे टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होता है, और जहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज होती है वहाँ पे लाइट अवे बेंड होता है. तो यहाँ पे आपको ये बात ध्यान में रखनी है, लाइट ट्रेवल फ्रॉम एयर टू ग्लास इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल बिकॉज वेलोसिटी ऑफ लाइट डिक्रीजेस इन ग्लास. ग्लास में लाइट की वेलोसिटी डिक्रीज होती है, इसलिए वो कहाँ पे बेंड होने वाला है, टूवर्ड्स नॉर्मल. लाइट ट्रेवल फ्रॉम ग्लास टू एयर इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल बिकॉज वेलोसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज मोर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अदर मीडियम. सबसे ज़्यादा जो लाइट की वेलोसिटी होती है वो एयर में होती है. और लाइट की वेलोसिटी एयर में कितनी होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इफ c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. c इज द सिंबल ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट. लाइट के वेलोसिटी के लिए सिंबल यूज करने वाले हम c. यानी लाइट की एयर में कितनी वेलोसिटी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. तो लाइट जब ट्रैवल करेगा एयर टू ग्लास इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल बिकॉज वेलोसिटी ऑफ लाइट डिक्रीजेस. ग्लास में लाइट की वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है. और लाइट ट्रैवल फ्रॉम ग्लास टू एयर इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल बिकॉज वेलोसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस. अभी वेलोसिटी डिक्रीज क्यों होती है, इंक्रीज क्यों होती है, इसका रीज़न मैं आपको लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में बताने वाला हूँ. तो आपको यहाँ पे दो लॉ ध्यान में रखने हैं. फर्स्ट लॉ, लाइट रे ट्रैवल फ्रॉम air to glass it bends towards normal, that means rarer to denser it bends towards normal. Light ray travel from glass to air it bends away from normal. Why velocity increases decreases, ये जो है मैं आपको लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में बताने वाला हूँ. दैट मीन्स स्नेल्स लॉ में आपको मैं बताने वाला हूँ. अब हम सीखेंगे स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. वी नो दैट लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट बेंड्स इन सेकेंड मीडियम. दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन. यानी लाइट जब एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगा तो दूसरे मीडियम में वो क्या होने वाला है, बेंड होने वाला है. एंड दिस बेंडिंग ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन. हियर वी कंसिडर लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकेंड मीडियम. दिस ए बी इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे and BC is called as refracted ray. That means light travel from first medium to second medium. It bends in second medium. यानी जो BC जो रे है ये आपका refracted ray. That means incident ray does not travel along its original path. ये जो डेटेड लाइन है इसका मतलब होता है ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल होने वाला नहीं. वो सेकंड मीडियम में क्या होता है, हो जाता है, यहाँ पे बेंड होता है. एंड दिस बेंडिंग इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन. एंड दिस R इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. R का मतलब होता है यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. एंड दिस I इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस. I का मतलब होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस. द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस. द एंगल मेड बाय रिफ्रैक्टेड रे and normal is called as angle of refraction. The value of angle of refraction is depends on angle of incidence. यानी R की जो वैल्यू होती है, R का मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट पे डिपेंड होती है. एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस. जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होने वाला है, यहाँ पे बढ़ने वाला है. यानी R की जो वैल्यू होगी वो I के वैल्यू पे ही डिपेंड होगी. लेकिन I कांस्टेंट होगा तो R भी क्या रहने वाला है, कांस्टेंट ही रहने वाला है. इसलिए यहाँ पे एक लॉ बनने वाला है. उसका लॉ, वो लॉ कौन सा होगा, यहाँ पे स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. हियर वी कंसिडर टू मीडियम, फर्स्ट एंड सेकंड मीडियम. दैट मीन्स मीडियम रिमेन्स कांस्टेंट. यहाँ पे जो मीडियम होंगे, कौन से भी दो मीडियम होंगे, वो क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए. मानते हैं कि फर्स्ट मीडियम आपका एयर है और सेकंड मीडियम कौन सा है, यहाँ पे ग्लास. That means light ray travel from air to glass, it bends towards normal, and this R is called as angle of refraction. Value of angle of refraction is depends on angle of incidence. यानी R की जो वैल्यू होती है वो I पे डिपेंड होती है.
value of I increases, then value of R also increases, but their ratio remains constant. उनका रेशियो क्या होगा यहाँ पे कांस्टेंट. इसलिए स्नेल्स ने यहाँ पे एक लॉ बनाया फॉर एनी टू फिक्स मीडिया, यानी यहाँ पे दो मीडियम फिक्स होने चाहिए. द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट्स, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट टू साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट. स्नेल्स ने कहा साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है. एंड दिस लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. यानी आर की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू आई पे डिपेंड होती है. दैट मीन्स वैल्यू ऑफ आई इंक्रीजेस देन वैल्यू ऑफ आर आल्सो इंक्रीजेस. स्नेल्स लॉ आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं. साइन आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन आर, यानी वैल्यू of sin angle of incidence increases then sin angle of refraction also increases. क्योंकि r की जो वैल्यू होती है वो i पे डिपेंड होती है. i जब बढ़ेगा तो r भी क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है. यानी दोनों में रिलेशन क्या होगा यहाँ पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. नेक्स्ट स्टेप क्या होती है यहाँ पे, टू रिमूव दिस प्रोपोर्शनल साइन बाय यूजिंग कांस्टेंट. ये जो साइन है हमें रिमूव करना है यूजिंग कांस्टेंट. तो नेक्स्ट स्टेप होगी साइन i इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू साइन r. तो कांस्टेंट हमें निकालना है यहाँ पे मीडियम का. तो क्या होगा, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट. ऐसे भी हम लिख सकते हैं ये लॉ. यानी स्नेल्स ने कहा फॉर एनी टू मीडियम, यानी मीडियम फिक्स होने चाहिए. फॉर एनी टू मीडियम द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट टू साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट. यानी जब हम साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट और साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के जो रेशियो लेंगे वो रेशियो क्या होगा यहाँ पे, कांस्टेंट होगा. एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ये जो कांस्टेंट होता है उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. And this refractive index is the property of medium. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होती है वो मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, और वो कांस्टेंट हमें निकालना होता है. और वो कांस्टेंट कैसे निकालेंगे हम, साइन आई और अपॉन क्या करने वाले हैं यहाँ पे, साइन आर करने वाले. जैसे आप प्रिज्म यानी ग्लास की भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो, एयर की भी निकाल सकते हो. यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो निकालनी होती है वो हमें सेकंड मीडियम की निकालनी होती है विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट. तो ये जो कांस्टेंट होता है इसे हम क्या कहने वाले हैं यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एंड दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिनोटेड बाय सिंबल म्यू. किससे डिनोट होता है, वो म्यू से डिनोट होता है. यानी ये सिंबल है, ऐसे लिखना है हमें, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू. दिस म्यू इज द सिंबल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. और इसे एन भी यूज कर सकते हैं हम, स्मॉल. और साइन कौन सा है यहाँ पे, एन. दिस म्यू और एन इज द सिंबल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. यानी आप दोनों में से एक सिंबल यूज करते हो सकते हो. जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालनी होती है वो सेकंड मीडियम की निकालनी होती है विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट. तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन बनने वाला है स्नेल्स लॉ का, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट. ये रीड कैसे करना है ध्यान में रखना है. यहाँ पे रीड कैसे कर रहा हूँ, यहाँ पे ये जो सिंबल रीड करना है, ये रीड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो निकल रही है. ये म्यू इज द सिंबल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. कौन से मीडियम की निकलनी है हमें, सेकंड की विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट. तो यहाँ पे लिखता हूँ इसका रीडिंग कैसे करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम with respect to फर्स्ट मीडियम. यानी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें निकालनी है वो सेकंड की निकालनी होती है विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट. इन दिस डायग्राम वी कंसिडर एयर इज अ फर्स्ट मीडियम एंड ग्लास इज सेकंड. यहाँ पे ग्लास कौन सा है, सेकंड मीडियम है. दैट मीन्स लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम एयर टू ग्लास, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल. ये कहाँ पे बेंड होने वाला है, टुवर्ड्स नॉर्मल. यहाँ पे बेंड होने वाला है इस तरफ. ये आई का मतलब होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस. दिस ए बी इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे और बी सी का मतलब होगा यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे. लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम एयर टू ग्लास, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल.
बिकॉज वेलोसिटी ऑफ लाइट डिक्रीजेस, लाइट की वेलोसिटी क्या होने वाली है, डिक्रीज होने वाली है, तब लाइट कहाँ पे बेंड होता है, टुवर्ड्स नॉर्मल। इन दिस केस I इज मोर देन R, इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से क्या होता है, यहाँ पे ज़्यादा होता है। और यहाँ पे हम अब स्नेल्स लॉ लिखने वाले, तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ क्या होगा, साइन I अपॉन साइन R, ये साइन I अपॉन साइन I, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन लेते तो रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विच इज सेकंड मीडियम, दिस ग्लास इज अ सेकंड मीडियम। जो सेकंड मीडियम होता है वो राइट में लिखना है आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये ऐसे लिखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, यानी जो सेकंड मीडियम होगा वो राइट में लिखना है, फर्स्ट मीडियम में होगा वो लेफ्ट में लिखना है। और इसे रीड कैसे करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यानी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें यहाँ पे निकालनी है वो सेकंड मीडियम की निकालनी है, जो कुछ भी सेकंड मीडियम होगा उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें यहाँ पे निकालनी है। और वो सेकंड मीडियम कौन सा है, यहाँ पे ग्लास है, और फर्स्ट मीडियम कौन सा है, हमें एयर, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर आपको, यानी सेकंड मीडियम, जब हम रेशियो लेंगे तब हमें यहाँ पे सेकंड मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलने वाली। और ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू 1.5, कितनी है, 1.5, और एयर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये 1 है, ग्लास की कितनी है 1.5 और एयर की कितनी है 1। अभी आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि लाइट रे टुवर्ड्स नॉर्मल क्यों बेंड होता है। व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम एयर टू ग्लास इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल बिकॉज वेलोसिटी ऑफ लाइट डिक्रीजेस, लाइट की वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीजेस। वाई वेलोसिटी ऑफ लाइट डिक्रीजेस, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इंक्रीजेस, जब मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगी तो वहाँ पे लाइट की वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस, वेलोसिटी ऑफ लाइट डिक्रीजेस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास की एयर से ज़्यादा है, इसलिए ये कहाँ पे बेंड होने वाला है, टुवर्ड्स नॉर्मल, यानी जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगी तो लाइट की वेलोसिटी कम होती है। ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है, यानी आगे चल के मैं रिलेशन भी लिखने वाला हूँ, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो आपको अभी यहाँ पे स्नेल्स लॉ लिखना है फॉर एयर एंड ग्लास मीडियम। अभी स्नेल्स लॉ हम स्टडी करने वाले फॉर ग्लास एंड एयर। दिस ए बी इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे, दिस वन इज आई इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ पे जो है आर का मतलब होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अभी यहाँ पे लाइट रे कहाँ से ट्रेवल होने वाला है, फ्रॉम ग्लास टू एयर। व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम ग्लास टू एयर इट बेंड्स अवे, कहाँ पे बेंड होने वाला है, अवे, बिकॉज वेलोसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस। वाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, यानी जहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगी वहाँ पे लाइट की वेलोसिटी ज़्यादा होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगी तो लाइट की वेलोसिटी क्या होने वाली, कम होने वाली। तो अभी यहाँ पे इस केस में आर जो एंगल है, आर इज मोर देन आई, ये आर जो है आई से ज़्यादा होता है इस केस में, और इस केस में आई की वैल्यू आर से ज़्यादा होती है, यानी ये दो केस आपको ध्यान में रखने हैं यहाँ पे। दिस आर द सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी यहाँ पे हम स्नेल्स लॉ लिखने वाले, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। अभी सेकंड कौन सा है यहाँ पे, एयर इज ए सेकंड, ग्लास इज फर्स्ट, तो एयर यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे ग्लास लिखेंगे। तो यहाँ पे ये सिंबल रीड करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। अभी इस केस में हमें एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालनी है विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, इस केस में ग्लास की निकालनी थी विथ रिस्पेक्ट टू एयर, और यहाँ पे सेकंड की विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो ये सिग्निफिकेंस आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हाट इज मीन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट टू साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कांस्टेंट का मतलब भी क्या होगा यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वी नो दैट लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम एयर टू ग्लास इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल बिकॉज वेलोसिटी ऑफ लाइट डिक्रीजेस। यहाँ पे लाइट की वेलोसिटी क्या होने वाली है, डिक्रीज, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास की कितनी है यहाँ पे 1.5 और एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है यहाँ पे 1, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट डिक्रीजेस बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस।
यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, इसलिए लाइट रे कहाँ पे बेंड होने वाला है, टुवर्ड्स नॉर्मल, बिकॉज वेलोसिटी ऑफ लाइट डिक्रीजेस। यहाँ पे this one is r is called as angle of refraction and I is called as angle of incidence. This AB is called as incident ray, BC is called as refracted ray. BC का मतलब क्या है यहाँ पे, refracted ray. In this case Snell's law is sin I upon sin r is equal to refractive index of second कौन सा मीडियम है यहाँ पे, ग्लास, with respect to air, refractive index of glass with respect to air, ऐसे स्नेल्स लॉ लिखना है यहाँ पे। इन सेकंड केस लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम ग्लास टू एयर, लाइट रे कहाँ पे ट्रेवल होने वाला है, ग्लास टू एयर। इट डज नॉट ट्रेवल अलॉन्ग इट्स ओरिजिनल पाथ, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल होने वाला नहीं है। इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, कहाँ पे बेंड हो रहा है ये, अवे, यहाँ पे। आर इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, I is called as angle of incidence, AB is called as incident ray, AB जो है incident ray, और ये जो BC है ये BC है refracted ray. In this case Snell's law sin I upon sin R is equal to refractive index of second medium, second कौन सा है, air, second medium with respect to first कौन सा है यहाँ पे, ग्लास। तो इस केस में स्नेल्स लॉ बन जाएगा sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, और यहाँ पे था स्नेल्स लॉ sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। अभी हम रिलेशन यहाँ पे लिखने वाले, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लाइट ट्रेवल फ्रॉम एयर टू ग्लास, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, लाइट कहाँ पे बेंड हो रहा है, टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ मूव हो रहा है यहाँ पे। क्यों बेंड हो रहा है, बिकॉज वेलोसिटी ऑफ लाइट डिक्रीजेस, जब लाइट की वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो वो कहाँ पे बेंड हो रहे वाला है, टुवर्ड्स नॉर्मल। वाई वेलोसिटी ऑफ लाइट डिक्रीजेस, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास इज मोर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस, वेलोसिटी ऑफ लाइट डिक्रीजेस, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में और वेलोसिटी में रिलेशन क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये दिस वन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये लिख रहा हूं मैं वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट। लेकिन जो लाइट की वेलोसिटी चेंज होने वाली है वो कौन से मीडियम में चेंज होने वाली है, सेकंड मीडियम में चेंज होने वाली है। तो इसका मतलब यहाँ पे लिखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। जो कुछ भी हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, सेकंड मीडियम में चेंज होने वाला है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में और वेलोसिटी ऑफ लाइट में रिलेशन क्या है यहाँ पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल में रिलेशन होता है तब एक क्वांटिटी न्यूमरेटर पे होती है और दूसरी कहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर पे लिखते हैं। तो ऊपर की तरफ आएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, ये फॉर्मूला है यहाँ पे। This is the relation between refractive index and velocity of light. Refractive index of second medium with respect to first, यानी जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगी तो वेलोसिटी क्या होने वाली, कम। लेकिन कौन से मीडियम में वेलोसिटी कम हो रही है, सेकंड मीडियम में, इसलिए सेकंड मीडियम की वेलोसिटी मैंने यहाँ पे लिखी। और ऊपर की तरफ क्या लिखा है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर है और यहाँ पे लिखा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, क्योंकि वेलोसिटी सेकंड मीडियम में चेंज होने वाली। अभी इक्वेशन यहाँ पे बनेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। V1 का मतलब होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, V2 का मतलब होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। अभी यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी का रिलेशन लिखते हैं फर्स्ट केस के लिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ विच इज सेकंड मीडियम, यहाँ पे ग्लास सेकंड है और यहाँ पे क्या है, एयर फर्स्ट। तो यहाँ पे ये रिलेशन लिखने वाले हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन विच मीडियम, फर्स्ट मीडियम कौन सा है, यहाँ पे फर्स्ट मीडियम एयर है और सेकंड कौन सा है, ग्लास, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास में रिलेशन कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास दोनों में रिलेशन कैसा है, यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगी ग्लास की तो वेलोसिटी ग्लास में क्या होने वाली है, डिक्रीज होने वाली है। यहाँ पे दोनों में क्रॉस देख लेना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है दोनों में। ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगी तो ग्लास में वेलोसिटी क्या होने वाली है, कम होने वाली है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। तो यहाँ पे फर्स्ट मीडियम एयर है और यहाँ पे सेकंड मीडियम ग्लास है।
तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। तो अभी यहाँ पे इक्वेशन लिखते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, विच इज सेकंड मीडियम एयर, तो यहाँ पे एयर लिखेंगे, विच इज फर्स्ट मीडियम ग्लास, तो यहाँ पे तो ये सिंबल रीड करो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। अब यहाँ पे ऊपर की तरफ जाएगा फर्स्ट मीडियम, फर्स्ट कौन सा है यहाँ पे ग्लास, ग्लास की वेलोसिटी डिवाइड बाय सेकंड की वेलोसिटी, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर दोनों में रिलेशन कैसा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे ये कम होगा तो ये ज़्यादा होगा, ये दोनों में रिलेशन क्या है यहाँ पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस, वेलोसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, यहाँ पे वी डिवाइड बाय वी। ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। दिस इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। आपको ये समझ में आना चाहिए कौन सा फर्स्ट मीडियम है और कौन सा सेकंड मीडियम। नेक्स्ट पॉइंट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सीखने से पहले एक बार हम फिर से रिवाइज करने वाले कि लाइट ट्रैवल फ्रॉम एयर टू ग्लास, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, लाइट ट्रैवल फ्रॉम ग्लास टू एयर, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। जब एयर टू ग्लास होगा तो टुवर्ड्स बेंड होगा, क्योंकि ग्लास की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एयर से क्या है यहाँ पे ज़्यादा है। दिस ग्लास इज अ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम एंड दिस एयर इज लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम। दैट मीन्स लाइट ट्रैवल फ्रॉम लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम टू हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। लाइट ट्रैवल फ्रॉम हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम टू लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। यानी ये दो जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। यानी हमें जो यहाँ पे लाइट ट्रैवल करना है वो कहाँ से ट्रैवल करना है, फ्रॉम हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम टू लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम, दैट मीन्स ग्लास टू एयर। यानी लाइट ट्रैवल करेंगे हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम, हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम, दैट मीन्स ग्लास तो कहाँ पे ट्रैवल करना है हमें, ये लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम, यानी एयर की तरफ ट्रैवल करना है हमें, R.I रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब लाइट हायर टू लोअर जाएगा तो कहाँ पे बेंड होने वाला है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। जैसे कि क्लास टू एयर आता है, कहाँ पे बेंड होने वाला है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। यहाँ पे ये बात ध्यान में रखनी है। अभी लाइट ट्रैवल करेंगे फ्रॉम हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम टू लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम, इट डज नॉट ट्रैवल अलॉन्ग इट्स ओरिजिनल पाथ, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। वो कहाँ पे बेंड होने वाला है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। दिस वन इज इंसिडेंट रे and this dotted line indicate original direction of incident ray. Light ray travel from higher refractive index medium to lower, that means glass to air, it bends away from normal. ये जो ग्रीन कलर की यहाँ पे दिख रहा है ये नॉर्मल है, तो यहाँ पे कहाँ पे बेंड होने वाला है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। यानी कहाँ पे बेंड होने वाला है, इस तरफ बेंड होने वाला है वो। दिस वन इज इंसिडेंट रे और ये जो है ये रिफ्रैक्टेड रे, और ये जो बेंड होने वाला है वो अवे बेंड हो चुका है यहाँ पे। एंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है इज डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। यहाँ पे ये बात ध्यान में रखना, लाइट रे ट्रैवल फ्रॉम हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम टू लोअर, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये दिस वन इज नॉर्मल, ये नॉर्मल है। और ये कहाँ पे बेंड हो रहा है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, नीचे की तरफ बेंड हो रहा है यहाँ पे। अभी मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने जा रहा हूँ यहाँ पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस then angle of refraction also increases. This one is angle of incidence I1. This I1 is more than I,
angle of incidence increases, then angle of refraction also increases. Value of angle of refraction is depends on angle of incidence. रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड होती है एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। ये ओरिजिनल डायरेक्शन में ट्रैवल होने वाला नहीं है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, नीचे की तरफ बेंड होने वाला है यहाँ पे। अभी ये है, ये एंगल जो है R1 है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आल्सो इंक्रीजेस। R1 इज मोर देन R, I1 इज मोर देन R, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी देख लेना यहाँ पे। मैं अभी इसे बढ़ा रहा हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या हो रहा है यहाँ पे, बढ़ रहा है यहाँ पे। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होता है देख लेते हैं मैक्सिमम। एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए मैं अलग अलग सिंबल यूज़ कर रहा हूँ। पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए सिंबल क्या था, I, उसके बाद I1, अभी सिंबल यूज़ कर रहा हूँ IC। दिस IC इज मोर देन I1, I1 इज मोर देन I। एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ने वाला है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्शन, ये दिस वन इज ए इंसिडेंट रे, ये जो ब्लैक कलर का दिखा रहा हो यहाँ पे ये इंसिडेंट रे, और ये अभी ये क्या हो रहा है यहाँ पे, रिफ्रैक्ट हो रहा है इसे। ये अभी ये जो एंगल होगा ये एंगल है आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसकी वैल्यू कितनी है, R इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहा हो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या हो रहा है यहाँ पे, बढ़ रहा है। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, 90 डिग्री। देन करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल, यानी जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 होगा तो उससे करस्पॉन्डिंग जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसे क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ये क्रिटिकल एंगल यहाँ पे, क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन हमें यहाँ पर लिखनी है, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस at which angle of refraction is 90 degree is called critical angle, और उसका सिंबल क्या है, IC। यानी क्रिटिकल एंगल का मतलब ही होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, लेकिन जिस एंगल ऑफ इंसिडेंट को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 होता है, दिस एंगल इज कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे, लाइट ट्रेवल फ्रॉम हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम टू लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। कहाँ पे बेंड हो रहा है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस, देन करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 90। देन करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल, यानी जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 होता है, वो जो एंगल होगा वो होगा आपका क्रिटिकल एंगल। बट दिस क्रिटिकल एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है 90 डिग्री। फिर से हम यहाँ पे अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करने वाले। व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन क्रिटिकल एंगल, यानी अभी फिर से एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने वाला है यहाँ पे। फिर से ऑरेंज कलर का दिखा रहा हूँ यहाँ पे, फिर से ये एंगल है, दिस वन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, I2 कहते हैं इसे। दिस I2 इज मोर देन IC, IC इज मोर देन I1, I1 इज मोर देन I। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इंक्रीजेस अबो द क्रिटिकल एंगल, इंस्टेड ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। अभी रिफ्रैक्शन नहीं होने वाला, रिफ्लेक्शन होने वाला है। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये जो फेनोमेना होगा वो होगा आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने वाला है।
What is the condition of total internal reflection? Angle of incidence is more than critical angle. जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए. यानी हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा करेंगे तो रिफ्रैक्शन नहीं होने वाला, रिफ्लेक्शन होने वाला है. दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की भी डेफिनेशन यहाँ पे लिखने वाले, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा? व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन क्रिटिकल एंगल. दिस क्रिटिकल एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस. ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है, लेकिन इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होता है? 90 होता है. इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन क्रिटिकल एंगल इंस्टेड ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, angle of incidence is more than critical angle instead of refraction होने वाला नहीं, instead of reflection takes place is called total internal reflection. तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए दो कंडीशन है. फर्स्ट, लाइट ट्रैवल फ्रॉम हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम टू लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन क्रिटिकल एंगल. जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं होने वाला, तो रिफ्लेक्शन होता है. दिस फेनोमेनन कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो अब हमें क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे. तो क्रिटिकल एंगल के लिए यहाँ पे हम डेरिवेशन लिखने वाले. हाउ वी कैन फाइंड आउट द क्रिटिकल एंगल? यूजिंग स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. अभी यहाँ पे हम स्नेल्स लॉ यूज़ करने वाले. तो क्या है स्नेल्स लॉ? यहाँ पे साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट. विच इज सेकंड मीडियम? एयर इज अ सेकंड, ग्लास इज अ फर्स्ट. refractive index of second medium with respect to first, that means refractive index of air with respect to glass. ये इक्वेशन बना है यहाँ पे. स्नेल्स लॉ यूज़ करना है यहाँ पे. साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास. अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा मॉडिफाई कर लेते. तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखने वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास. ये जो इक्वेशन है ये थोड़ा मॉडिफिकेशन किया. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास का मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास. अभी यहाँ पे एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होती है? 1, और ग्लास की कितनी होती है? 1.5. और यहाँ पे आई, आर की वैल्यू आपको पता है, आर इज इक्वल टू कितना है? 90. तब आई कितना होगा? आई इज इक्वल टू आई सी लेना है यहाँ पे. तो यहाँ पे हम पुट करने वाले आर इज इक्वल टू 90. जब R 90 होगा तो करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? I की जगह पे क्या लिखना है? यहाँ पे IC लिखना है इस इक्वेशन. तो स्नेल्स लॉ क्या होगा? साइन IC अपॉन साइन 90. हमें क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकालनी. ये जो क्रिटिकल एंगल है उसकी वैल्यू निकालनी. क्रिटिकल एंगल कितना होता है और उसका इक्वेशन भी फॉर्म करना है यहाँ पे. तो यहाँ पे R पता है 90, करस्पॉन्डिंग I इज कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल. तो I की जगह पे हमने यहाँ पे IC लिखा और R की जगह पे हमने यहाँ पे 90 लिख दिया. और यहाँ पे इक्वेशन मॉडिफाई किया. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल टू क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास. अभी यहाँ पे साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1. ये इक्वेशन कंप्लीट कर देते. अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास. साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1. तो ये बन जाएगा साइन IC इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास. अभी साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई, इस तरफ लेफ्ट साइड में साइन है तो राइट साइड में साइन का साइन इनवर्स होने वाला है. तो क्रिटिकल एंगल का इक्वेशन बन जाएगा यहाँ पे IC इज इक्वल टू साइन इनवर्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास. ये बन गया क्रिटिकल एंगल का इक्वेशन यहाँ पे. क्योंकि साइन 90 कितना था यहाँ पे? 1.
तो इक्वेशन बनने वाला है साइन आई सी, साइन 91 होगा यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो साइन यहाँ पे लेफ्ट में साइन है तो राइट में क्या वाले साइन का साइन इनवर्स, तो आई सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। आई सी का मतलब होता है क्रिटिकल एंगल। अभी यहाँ पे हम एयर की और ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पुटअप करने वाले, एयर की 1 और ग्लास की कितनी होती है 1.5। तो ऊपर की तरफ यहाँ पे लिख देता हूँ, इधर ही लिख देता हूँ, आई सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स एयर की कितनी 1 और ग्लास की 1.5, वैल्यू पुटअप कर दी मैंने यहाँ पे। तो आई सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स, तो 1 अपॉन 1 पॉइंट कितना 0.6667 ऐसे आता है। मैंने 1 को 1.5 से डिवाइड करो तो कितना हो रहा है 0.6667 ऐसा। तो साइन इनवर्स ये वैल्यू का निकालेंगे तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकालने वाली होने वाली है 41.8 डिग्री। ये क्रिटिकल एंगल है, यानी जब R90 होगा तो करस्पॉन्डिंग IC कितना होता है 41.8 डिग्री होता है। R90 होगा तो करस्पॉन्डिंग क्रिटिकल एंगल कितना होगा 41.8 डिग्री। तो इसमें से क्रिटिकल एंगल का जो इक्वेशन हमने फॉर्म किया ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू साइन इनवर्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। अब ये इक्वेशन को भी मैं थोड़ा मॉडिफाई करने वाला। एयर कौन सा मीडियम है, फर्स्ट है सेकंड, एयर इज अ सेकंड और ग्लास इज फर्स्ट। तो ये इक्वेशन बनेगा क्रिटिकल एंगल का, क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू साइन इनवर्स इन ब्रैकेट एयर यानी सेकंड मीडियम, ग्लास यानी फर्स्ट। तो यहाँ पे लिखूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट। थोड़ा मॉडिफिकेशन किया, जनरल इक्वेशन बना लिया है यहाँ पे मैंने। इस इक्वेशन एयर यानी सेकंड मीडियम था इसलिए सेकंड लिखा, ग्लास यानी फर्स्ट मीडियम यानी ग्लास की जगह पे मैंने फर्स्ट लिखा। तो आपको ये इक्वेशन ध्यान में रखना है, क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू साइन इनवर्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट। आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे सेकंड मीडियम कौन सा और फर्स्ट। सेकंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड बाय फर्स्ट की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करना है आपको यहाँ पे, और उसका साइन इनवर्स लेना है तो हमें मिलने वाला क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कितनी बता दी हमने यहाँ 41.8 डिग्री। यानी जब क्रिटिकल एंगल 41.8 डिग्री होगा तो करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा 90 होगा। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन क्रिटिकल एंगल तो वहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं होता है तो रिफ्लेक्शन होता है। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की दो कंडीशन मैंने आपको बताई। लाइट ट्रेवल फ्रॉम, लाइट कहाँ से ट्रेवल करना है, फर्स्ट कंडीशन हाइयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम टू लोअर, एंड सेकंड कंडीशन एंगल ऑफ इंसिडेंस ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। एंड दिस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल। ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है ये ऑप्टिकल फाइबर केबल का प्रिंसिपल है जो आपको अभी सीखना है, ऑप्टिकल फाइबर केबल। दिस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो देख लेना ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए हम अभी एक्सपेरिमेंट करने वाले। In this experiment, light ray traveled from higher refractive index medium to lower refractive index medium, that means glass to air. When light travel from glass to air, it bends away from normal. जो light कहाँ पे bend हो रहा है, away. Angle of incidence increases, then angle of refraction also increases. अभी मैं यहाँ पे angle of incidence की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90। जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो अभी क्या होगा मैक्सिमम 90, एंड करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन क्रिटिकल एंगल देन इंस्टेड ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। ये अभी यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन क्रिटिकल एंगल, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक, ऑप्टिकल फाइबर केबल। दिस ऑप्टिकल फाइबर केबल वर्क्स ऑन प्रिंसिपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है ये कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करने वाली है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए भी दो कंडीशन है. फर्स्ट, लाइट विल ट्रेवल फ्रॉम हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम टू लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम. एंड सेकंड कंडीशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन क्रिटिकल एंगल. जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने वाला है. एंड ये जो ऑप्टिकल फाइबर केबल का जो प्रिंसिपल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है. इस ऑप्टिकल फाइबर केबल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट. ऑप्टिकल फाइबर केबल में 3 पार्ट होते हैं. फर्स्ट इज कोर, जो सेकंड पार्ट होता है उसे क्लैडिंग कहते हैं. दीज आर द मेन पार्ट्स. ये मेन पार्ट्स ही मैं आपको बताने वाला हूँ. फर्स्ट इज कोर, सेकंड क्लैडिंग एंड थर्ड इज जैकेट. ये 3 मेन पार्ट्स होते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल के. द इनरमोस्ट सेक्शन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल इज कॉल्ड एज कोर. जो अंदर का जो सेक्शन होता है, अंदर का जो पार्ट होता है उसे हम कोर कहते हैं. एंड दिस कोर इज कवर्ड बाय क्लैडिंग. ये अंदर का पार्ट है, इसे हम कहने वाले कोर. दिस कोर इज मेड फ्रॉम ग्लास. जो कोर बनती है वो ग्लास से बनती है. एंड द लाइट विल प्रोपोगेट थ्रू इनरमोस्ट सेक्शन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल. और जो लाइट प्रोपोगेट होने वाला है, लाइट जो ट्रैवल होने वाला है वो कोर से ट्रैवल होने वाला है. दिस वन इज अ कोर एक्सिस. यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये जो है वो कोर एक्सिस है. यहाँ पे द लाइट विल प्रोपोगेट थ्रू इनरमोस्ट सेक्शन इज कॉल्ड एज कोर. यानी लाइट जो ट्रैवल होने वाला है वो अंदर के सेक्शन में से ट्रैवल होने वाला है, यानी कोर में से ट्रैवल होने वाला है. दिस कोर इज कवर्ड बाय क्लैडिंग. कोर के ऊपर का जो सेक्शन होता है उसे कहते हैं क्लैडिंग कहते हैं. इसके ऊपर एक सेक्शन दिखाने वाला हूँ मैं, इसे कहते हैं क्लैडिंग. दिस क्लैडिंग इज ऑल्सो मेड फ्रॉम ग्लास. क्लैडिंग का जो मटेरियल वो भी ग्लास होता है, बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर. यानी क्लैडिंग की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है वो कोर से क्या होती है, कम होती है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज मोर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग. ऐसे भी कह सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज मोर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर, बट बोथ मेड फ्रॉम ग्लास. दोनों के दोनों किससे बनते हैं, ग्लास से बनते हैं. दिस क्लैडिंग दैट मीन्स आउटर मोस्ट सेक्शन ऑफ दिस ऑप्टिकल फाइबर केबल इज कॉल्ड ए जैकेट. जो आउटर मोस्ट सेक्शन होता है उसे जैकेट कहते हैं. ये आउटर मोस्ट सेक्शन. एंड दिस जैकेट इज मेड ऑफ पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड. जो आउटर मोस्ट सेक्शन बनता है वो पीवीसी से बनता है. पीवीसी जैकेट. आउटर मोस्ट सेक्शन को क्या कहने वाले हैं हमें, जैकेट. एंड द जैकेट्स आर यूज टू प्रोटेक्ट कोर एंड क्लैडिंग फ्रॉम फिजिकल डैमेज. यानी जैकेट का यूज क्या है, टू प्रोटेक्ट कोर एंड क्लैडिंग फ्रॉम फिजिकल डैमेज. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल. ये जो है ऑप्टिकल फाइबर केबल का स्ट्रक्चर है. व्हाट आर द कंडीशन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट थ्रू ऑप्टिकल फाइबर केबल. यानी इस ऑप्टिकल फाइबर केबल में से, जैसे हमारी कॉपर की वायर होती है उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, वैसे इस ऑप्टिकल फाइबर केबल में से लाइट प्रोपोगेट होने वाला है, लाइट ट्रैवल होने वाला है. व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट थ्रू ऑप्टिकल फाइबर केबल. यानी इसमें से जो लाइट ट्रैवल होने वाला है उसके लिए भी कुछ कंडीशन होगी. तो फर्स्ट कंडीशन क्या है यहाँ पे, लाइट ट्रैवल फ्रॉम. लाइट कहाँ से ट्रैवल होने वाला है, फ्रॉम हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम टू लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम. फर्स्ट कंडीशन. इसके लिए आपको कंडीशन लिखनी है, लाइट ट्रैवल फ्रॉम, लाइट ट्रैवल फ्रॉम हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम टू लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम. यानी जो लाइट प्रोपोगेट होगा उसके लिए कंडीशन है, तो लाइट ही हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम टू लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम. यानी यहाँ पे हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम कौन सा है, कोर. कोर इज अ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम. और क्लैडिंग का मतलब क्या होता है, लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम. व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम हायर टू लोअर इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल. वो कहाँ पे बेंड होता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल होता है. ये आपको ध्यान में रखना होगा. सेकंड कंडीशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल. यानी आई की वैल्यू आई सी से ज़्यादा होनी चाहिए. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन क्रिटिकल एंगल. ये सेकंड कंडीशन. एंड थर्ड कंडीशन,
refractive index of core, mu is the symbol of refractive index. Refractive index of core is more than refractive index of cladding. यानी ये 3 कंडीशन यहाँ पे होती है ऑप्टिकल फाइबर केबल में। यानी ऑप्टिकल फाइबर में से लाइट ट्रैवल करना होगा तो यहाँ पे ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। लाइट ट्रैवल फ्रॉम हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम टू लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम, दैट मीन्स डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। Angle of incidence is more than critical angle, and third, refractive index of core is more than refractive index of cladding. हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम कौन सा है? कोर। और दूसरा कौन सा है? क्लैडिंग। दैट मीन्स कोर इज अ फर्स्ट मीडियम, जो मीडियम होगा कोर वो फर्स्ट मीडियम होगा, और सेकंड मीडियम कौन सा होगा यहाँ पे? क्लैडिंग। क्लैडिंग इज अ सेकंड मीडियम। तो क्रिटिकल एंगल के लिए इक्वेशन हमने लिखा था साइन इनवर्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट। ये इक्वेशन हमने लिखा था क्रिटिकल एंगल में, IC इज इक्वल टू साइन इनवर्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट। तो यहाँ पे सेकंड मीडियम कौन सा है? क्लैडिंग है, क्योंकि लाइट ट्रैवल कहाँ पे होने वाला है? फ्रॉम कोर टू क्लैडिंग। जो लाइट ट्रैवल होता है वो कोर टू क्लैडिंग ट्रैवल होता है। तो यहाँ पे सेकंड मीडियम कौन सा बन जाएगा? क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू साइन इनवर्स। सेकंड मीडियम कौन सा है? क्लैडिंग है, तो यहाँ पे होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग। और फर्स्ट मीडियम कौन सा है? कोर है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर। तो ये बन गया इक्वेशन आपका क्रिटिकल एंगल का इन ऑप्टिकल फाइबर केबल। क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू साइन इनवर्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर। ऊपर क्लैडिंग क्यों लिखा? क्योंकि ऊपर की तरफ क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड है और क्लैडिंग सेकंड मीडियम है, नीचे फर्स्ट है तो कोर इज फर्स्ट, इसलिए नीचे क्या लिखा? कोर। अभी ऑप्टिकल फाइबर केबल का स्ट्रक्चर फिर से दिखा देता हूँ आपको। ये पेन की तरफ होता है, ऐसे ये जो है अंदर कोर, दिस कोर इज द इनरमोस्ट सेक्शन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल एंड द लाइट विल ट्रेवल थ्रू दिस इनरमोस्ट सेक्शन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल। यानी जो लाइट ट्रेवल होने वाला है ये कोर के अंदर में से ट्रेवल होने वाला है यहाँ पे। एंड इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी अंदर की तरफ जो होने वाला है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने वाला है। दिस कोर इज कवर्ड बाय क्लैडिंग। ये जो कोर है उसके ऊपर का जो पोर्शन होता है उसे हम क्लैडिंग कहने वाले। दिस क्लैडिंग इज ऑल्सो मेड अप ऑफ ग्लास, बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस क्लैडिंग इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर। एंड दिस कोर एंड क्लैडिंग इज कवर्ड बाय जैकेट। ये ऊपर के तरफ का उसे हम कंसिडर करने वाले जैकेट। द जैकेट्स आर यूज टू प्रोटेक्ट कोर एंड क्लैडिंग फ्रॉम फिजिकल डैमेज, यानी इसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम यूज़ करने वाले कोर, उसके ऊपर क्लैडिंग और उसके ऊपर जैकेट। दिस आर दी 3 मेन पार्ट्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल। ये ऑप्टिकल फाइबर केबल के 3 मेन पार्ट्स है। और क्रिटिकल एंगल का इक्वेशन भी बना लिया है यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर केबल में क्या होता है। अब हम सीखने वाले प्रोपोगेशन ऑफ लाइट थ्रू ऑप्टिकल फाइबर केबल, यानी इस ऑप्टिकल फाइबर केबल में से लाइट जो ट्रैवल होता है वो कैसे ट्रैवल होता है वो हमें यहाँ पे सीखना है। This optical fiber cable consists of 3 parts. First is core, second is cladding, and third part is jacket. The innermost section is called as core, and the light will propagate through innermost section of optical fiber cable. यानी जो लाइट ट्रैवल होने वाला है वो इनरमोस्ट सेक्शन में से यानी कोर में से ट्रैवल होता है। एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर, कोर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है वो क्लैडिंग से ज़्यादा होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज मोर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग। What are the condition of propagation of light through optical fiber cable? यानी यहाँ पे कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन कौन सी है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज मोर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग। सेकंड कंडीशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन क्रिटिकल एंगल। एंड थर्ड कंडीशन, लाइट ट्रेवल फ्रॉम हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम टू लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम। ये 3 कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो इनिशियली लाइट कहाँ से ट्रैवल होना है? इनिशियली दिस लाइट ट्रैवल फ्रॉम एयर टू कोर। लाइट ट्रैवल होने वाला है एयर टू कोर। स्टार्टिंग में ये जो बाहर का जो मीडियम है वो एयर है। दिस वन इज एक्सटर्नल इंसिडेंट रे। ये जो है PQ, दिस PQ इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल इंसिडेंट रे। दैट मीन्स लाइट रे ट्रैवल फ्रॉम एयर टू कोर। दिस कोर इज मेड अप ऑफ ग्लास। जो कोर बनती है वो ग्लास से बनती है और ग्लास की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है वो एयर से ज़्यादा होती है।
when light travel from air to glass it bends towards normal or towards core axis, यानी जो इंसिडेंट रे है ये स्ट्रेट ट्रेवल नहीं होने वाला, इट डज नॉट ट्रेवल अलॉन्ग इट्स ओरिजिनल पाथ, इट बेंड्स इन सेकंड मीडियम। सेकंड मीडियम में क्या होने वाला है, बेंड होने वाला है, यानी वो कहाँ पे बेंड होने वाला है, टुवर्ड्स कोर एक्सिस, कोर एक्सिस की तरफ बेंड होने वाला है यहाँ पे। दिस वन इज इंसिडेंट रे और ये जो है ग्रीन कलर का वो रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पे, क्योंकि कोर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज़्यादा है इसलिए वो कहाँ पे बेंड होने वाला है, टुवर्ड्स कोर एक्सिस। अभी लाइट फिर से ट्रेवल होने वाला है फ्रॉम कोर टू क्लैडिंग, दिस वन इज अ इंटरनल इंसिडेंट रे, ये जो ग्रीन कलर का है अब होगा, ये स्किप कर दो इतना पार्ट। अभी ये इंटरनल इंसिडेंट रे, लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम कोर टू क्लैडिंग, इट बेंड्स अवे फ्रॉम क्लैडिंग, वो कहाँ पे बेंड होने वाला है, अवे फ्रॉम क्लैडिंग, यहाँ पे नीचे की तरफ। वाई इट बेंड्स अवे फ्रॉम क्लैडिंग, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर। ये कोर क्लैडिंग इंटरफेस है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगी, जब लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट होगा तो क्लैडिंग से अवे बेंड होने वाला है, क्योंकि क्लैडिंग की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कोर से कम है। फिर से यहाँ पे क्या होगा, इट बेंड्स अवे फ्रॉम क्लैडिंग, यानी वो क्लैडिंग के अवे ही बेंड होने वाला है ऐसे, एंड फॉलो जिगजैग पाथ, कौन सा पाथ फॉलो होने वाला है यहाँ पे, जिगजैग पाथ बनने वाला है ऐसे। एंड द लाइट विल प्रोपोगेट थ्रू ऑप्टिकल फाइबर केबल, और लाइट प्रोपोगेट होगा ऑप्टिकल फाइबर केबल फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। यहाँ पे दो जोन है, ध्यान में रखना, फर्स्ट जोन में एयर और कोर मीडियम है, सेकंड जोन में कोर और क्लैडिंग मीडियम है। दैट मीन्स इनिशियली लाइट ट्रेवल फ्रॉम एयर टू कोर इन फर्स्ट जोन, और सेकंड जोन में कोर टू कोर क्लैडिंग इंटरफेस। तो जब क्लैडिंग की तरफ जाएगा तो वो अवे बेंड होगा ऐसे, क्योंकि क्लैडिंग की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, एंड फॉलोज जिगजैग पाथ एंड लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन एंड ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल टू अदर एंड ऑप्टिकल फाइबर केबल। दैट मीन्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, यानी यहाँ पे क्या होने वाला, अंदर की तरफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अंदर की तरफ रिफ्लेक्शन होने वाला केबल में, और लाइट प्रोपोगेट होता है। थैंक यू। अब हम सॉल्व करने वाले कुछ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन स्नेल्स लॉ, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड क्रिटिकल एंगल। तो स्नेल्स लॉ क्या सीखा था हमने, द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट टू साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो कांस्टेंट होता है उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम की ज़्यादा होगी तो सेकंड मीडियम में लाइट की वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में और सेकंड मीडियम की जो वेलोसिटी उसमें रिलेशन क्या है, यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। यहाँ पे देख लेना, ये सिंबल हमने कैसे रीड किया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यानी ग्लास सेकंड मीडियम में और एयर जो है फर्स्ट मीडियम में, यानी ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगी तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास क्या होगी, कम होगी। यहाँ पे वी ए अपॉन वी जी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, यानी एयर इज अ सेकंड मीडियम और ग्लास जो है वो फर्स्ट मीडियम है, तो यहाँ पे होगा वी जी अपॉन वी ए, फर्स्ट मीडियम में वेलोसिटी डिवाइड बाय सेकंड मीडियम में वेलोसिटी। तो ये जो न्यू फॉर्मूले उन पे अभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले। तो हम सेकंड एग्जांपल से पहले स्टार्ट करते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर 2.2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर कितनी है यहाँ पे, 2.2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। एंड इन ग्लास, ग्लास में कितनी है उसकी वेलोसिटी, 1.9 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, यानी हमें निकालनी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, वाटर की निकालनी, यानी वाटर सेकंड मीडियम है विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, यानी ग्लास क्या होगा, फर्स्ट मीडियम होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, यानी वाटर इज अ सेकंड मीडियम एंड ग्लास इज फर्स्ट मीडियम, तो ये हमें यहाँ पे निकालनी। तो फॉर व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, वाटर सेकंड मीडियम है और ग्लास फर्स्ट, तो यहाँ पे होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर,
क्योंकि सेकंड में क्या होने वाला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। और ऊपर की तरफ फर्स्ट मीडियम आएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। तो फर्स्ट ग्लास मीडियम है और सेकंड वाटर है, तो इक्वेशन यहाँ पे बनने वाला है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट। अभी यहाँ पे हम वैल्यू पुटअप करने वाले। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास कितनी है यहाँ पे 1.9 इंटू 10⁸ डिवाइड बाय वेलोसिटी वाटर में कितनी है 2.2 इंटू 10⁸। 10⁸ कैंसिल होने वाला है, दैट मीन्स 1.9 डिवाइड बाय 2.2 करेंगे तो इसका आंसर आने वाला है 0.86। यहाँ पे 0.86 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम कर दो तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मिलने वाली। तो वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है यहाँ पे 0.86। अभी हम यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व करने वाले। स्पीड ऑफ लाइट इन क्वार्ट, क्वार्ट में कितना स्पीड है यहाँ पे 1.95 इंटू 10⁸। कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्वार्थ, क्वार्थ की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें निकालनी है। क्वार्थ, क्वार्थ इज अ सेकंड मीडियम। क्वार्थ कौन सा मीडियम है, सेकंड मीडियम है। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वार्थ निकालने विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो यहाँ पे हमें एयर फर्स्ट मीडियम कंसिडर करना है। एयर जो होगा वो फर्स्ट मीडियम कंसिडर करना है। तो यहाँ पे आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्वार्थ विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो यहाँ पे आएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन क्वार्थ, क्योंकि फर्स्ट मीडियम डिवाइड बाय क्या करना है सेकंड मीडियम। और लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है एयर में 3 इंटू 10⁸ और क्वार्थ में कितनी है यहाँ पे 1.95 इंटू 10⁸। 1.95 तो 10⁸ कैंसिल होने वाला है, 3 डिवाइड बाय 1.95 करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्वार्थ आ जाएगा यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एयर, कितना आ जाएगा यहाँ पे 1.54। ये आंसर यहाँ पे, यानी जहाँ पे फर्स्ट मीडियम नहीं होगा तो वहाँ पे एयर कंसिडर करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्वार्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन क्वार्थ, ये दोनों में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और फर्स्ट मीडियम में हो एयर लेना है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन क्वार्थ। तो ये क्वार्थ की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.54। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम सॉल्व करने वाले यहाँ पे refractive index of water, third example, refractive index of water with respect to air is 1.33 and refractive index of glass, refractive index of glass with respect to air is 1.54. Calculate refractive index of glass with respect to water। तो एक बार फिर से रीड करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितनी है 1.33 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितनी है यहाँ पे 1.54। कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, यह हमें यहाँ पे निकालना है। तो हम यहाँ पे गिवन लिख देते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल क्या है यहाँ पे म्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यानी वाटर सेकंड मीडियम है, एयर फर्स्ट है, तो सेकंड यहाँ पे हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितनी है 1.33। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यानी ग्लास सेकंड मीडियम में एयर फर्स्ट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितना है यहाँ पे 1.54 है। हमें क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फिर से एक बार आपको समझ में आना चाहिए। वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यानी वाटर की ये कितनी 1.33,
ये ग्लास की कितनी 1.54, तो हमें ग्लास की निकालनी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर निकालनी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। अभी इक्वेशन थोड़े रीअरेंज कर लेते। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। सेकंड मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड बाय फर्स्ट मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1.33, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ये कितनी 1.54, इसे इक्वेशन नंबर 2 देते। अभी हमें चाहिए ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर चाहिए, तो इक्वेशन नंबर 2 को फर्स्ट से डिवाइड करना है। डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 2 डिवाइड इक्वेशन 1, डिवाइड कर लेते तो क्या होगा देख लेना। 2 को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन 1 कितना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इक्वल टू 1.54 डिवाइड बाय 1.33। अब इसका रेसिप्रोकल, इसका जो रेसिप्रोकल है उससे इसे मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल 1.54 डिवाइड बाय 1.33। तो एयर कैंसिल होने वाला है, रहने वाला क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट। इसे कैसे लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, इसे लिखते सेकंड मीडियम डिवाइड बाय फर्स्ट इज इक्वल टू डिवाइड कर दो 1.54 डिवाइड बाय 1.33, तो आंसर क्या होने का देख लो ये 1.54। कैल्सी पे करने वाला हूँ मैं, इसका आंसर आता है 1.15, ये आंसर है यहाँ पे 1.15।